हेलो एवरीवन। मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर हमारा इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट का 12th लेक्चर है और आज हम एपिस्टेसिस से रिलेटेड जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर न्यूमेरिकल्स है उनको हम सोल्व करेंगे। इससे पहले के 4 लेक्चर्स के अंदर हमने एपिस्टेसिस के जो डिफरेंट टाइप्स थे उनको हमने स्टडी किया था, उनके मैकेनिज्म को हमने स्टडी किया था और जो जो वहां से हमें रेशो ऑब्टेन हो रही थी उन सभी को भी हमने स्टडी किया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि टू म्यूटेंट प्लांट्स बोथ वेयरिंग वाइट फ्लावर, कि कोई दो म्यूटेंट प्लांट है, ठीक है, जैसे कि एक हो गया हमारा पेरेंट वन, ये पेरेंट टू, दोनों के दोनों म्यूटेंट है और दोनों पे कौन सा कलर है, वाइट कलर है। जो फ्लावर है इनके वो वाइट कलर के फ्लावर है, ठीक है। और इन दोनों के हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, तो जो हमारे F1 प्लांट आए हैं वो सारे के सारे कैसे आए हैं, हमारे रेड कलर के, ठीक है। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज का यहाँ से आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर हमारे दोनों के दोनों पेरेंट म्यूटेंट दे रखे हैं और जो F1 प्रोजनी है वो दोनों ही पेरेंट से डिफरेंट आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हमारे मल्टीपल जीन काम कर रहे हैं, यानी कि इनकी इंटरेक्शन होगी, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एपिस्टेसिस का कॉन्सेप्ट हमारा काम आएगा, ठीक है। वो क्यों काम आएगा, क्योंकि अगर हमने अभी तक जितने भी सिंगल जीन के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, ठीक है, चाहे वो मेंडल वाला था या फिर हमारा जो कोडोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, तो उन सभी के अंदर क्या आ रहा था हमारा कि जो पेरेंट वन था और पेरेंट टू था, ठीक है। अगर हम नॉर्मल मेंडल के लॉ को लेके चले, जैसे कि यहाँ पे कुछ इस टाइप के हमारे जीनोटाइप थे, तो जो हमारा F1 का फिनोटाइप आएगा वो कैसा आएगा, हमारा एक पेरेंट से सिमिलर आएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कोडोमिनेंस वाले की, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो रहा था, जैसे कि कोडोमिनेंस के लिए अगर यहाँ पे बर्ड ग्रुप होमोजाइगस ए है, यहाँ पे होमोजाइगस बी, तो जो हमारा F1 प्रोजनी का बर्ड ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, ए बी आएगा, ठीक है। अब वैसे तो ये क्या है, यहाँ पे दोनों के जो हमारा F1 है दोनों के फिनोटाइप से डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो पेरेंट वन और पेरेंट टू है उनके भी जो फिनोटाइप होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट है, जबकि यहाँ पे क्या है, दोनों ही पेरेंट के, पेरेंट वन और पेरेंट टू दोनों ही कैसे हैं, हमारे वाइट कलर फ्लावर है इनके पास, ठीक है। तो अगर ऐसा कहीं पे कॉन्सेप्ट दिया हो तो वहाँ पे 99% हमारा क्या रहेगा वो, बाकी आगे अगर हमारे और दूसरे कॉन्सेप्ट आएंगे लिंकेज वगैरह तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक जितना हमने पढ़ा है तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एपिस्टेसिस काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे F1 दोनों ही पेरेंट से डिफरेंट है, ठीक है, और वे पेरेंट दोनों आपस में एक दूसरे के साथ सिमिलर है, ठीक है। बाकी आगे पढ़ते हैं हम इसके बारे में, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे दिया हुआ है कि जब हमने F1 प्लांट को सेल्फ क्रॉस किया, यानी कि सेल्फिंग की इसकी, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो हमारे प्रोजनी प्रोड्यूस हो रही है वे या तो रेड कलर की हो रही है या फिर वाइट कलर की। अब हमने एपिस्टेसिस तो पढ़ लिया कि हमें पता तो चल गया कि ये एपिस्टेसिस में से है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमने F1 वाले को सेल्फिंग करवाई तो जो हमारे प्रोजनी आ रही है वो कैसी आ रही है, रेड और वाइट में, ठीक है। और रेशो भी दी हुई है, यहाँ पे किस रेशो में आ रही है, 9:7। और ये रेशो देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारा एपिस्टेसिस का ही केस है, और एपिस्टेसिस में ये कौन सा टाइप रहेगा हमारा, ये होगा हमारा डुप्लीकेट डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ठीक है। या फिर हमने इसको एक और नाम भी दिया था, वो था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस या फिर जीन इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा एपिस्टेसिस का केस होगा। तो आगे इन्होंने क्या पूछ रखा है कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज करेक्ट,
हमें स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी ठीक रहेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, द म्यूटेशन इन द पेरेंट डू नॉट कम्प्लीमेंट ईच अदर। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है ये, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन का। और जो म्यूटेशन है वे आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करेगी। अगर मैं यहाँ पे जो इसके जीनोटाइप भी लिखना चाहे तो वे कुछ इस टाइप के रहेंगे कि अगर हम पेरेंट वन के लिए लिखें तो जैसे कि ये हमारा, सॉरी, इसका जीनोटाइप हमारा ये होगा, पेरेंट टू होगा उसके लिए हम ये जीनोटाइप मान सकते हैं। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन के अंदर क्या था, उसके अंदर था कि हमारे जब भी दोनों जीन के पास एटलीस्ट एक हमारा डोमिनेंट, एटलीस्ट अगर एक हमारा डोमिनेंट अलील आ जाता है दोनों के पास, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि ए जीन के पास तो डोमिनेंट है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो नहीं बन पाएगा, इसीलिए ये किस कलर का था हमारा, व्हाइट का। सिमिलर यहाँ पे भी कौन सा होगा, व्हाइट। जब हमने F1 प्रोजनी आएगी हमारी, उसका जीनोटाइप क्या होगा अभी यहाँ पे, अब दोनों के पास, दोनों जीन के पास एक एक डोमिनेंट अलील है, तो इसीलिए यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा और वो होगा हमारा कौन से कलर का, रेड कलर का। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी फिर से सेल्फिंग करवा दी। ठीक है। और जब हमने इसकी सेल्फिंग करवाएंगे तो हमें पता है कि हमारी जो रेशो आनी है वो 9:3:3:1 जो हमारी रेशो रहती है वो हमारी डेविएट होके क्या बन जाती थी, मॉडिफाई होके हमारी रेशो आ जाती थी 9:1। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हमारे दोनों के दोनों ये जीन है, ये जो म्यूटेशन है, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रही है, कंप्लीमेंट कर रही है। यहाँ पे लिखा है डू नॉट, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत। नेक्स्ट है कि म्यूटेशन इन द पेरेंट और एलिलिक, गलत, क्योंकि हमने एपिस्टेसिस के अंदर ही पढ़ा था कि जो हमारी एपिस्टेसिस होती है वो हमारी कौन सी वाली म्यूटेशन रहती है, या फिर कौन सी वाली हमारी इंट्रैक्शन रहती है, एपिस्टेसिस हमारी होती है इंटरजेनिक, यानी कि दो जीन के बीच में इंटरेक्शन होती है यहाँ पे, ना कि दो अलील के बीच में। ठीक है। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट है द म्यूटेशन इन द पेरेंट आर नॉन एलिलिक, ये स्टेटमेंट ठीक है क्योंकि यहाँ पे एलील्स के बीच में ना होके जीन के बीच में इंटरेक्शन हो रही थी, तो ये नॉन एलिलिक इंटरेक्शन हम इसको कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द म्यूटेशन इन द पेरेंट आर लिंक्ड, गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एपिस्टेसिस के अंदर हमारे जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जो हमारा मेंडल का फोर्थ लॉ था, वो यहाँ पे फॉलो रहेगा। ठीक है। और जो हमारी लिंकेज होती है, असॉर्टमेंट जो लिंकेज रहती है वो हमारे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करती। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है। और हमने पढ़ा था कि एपिस्टेसिस के अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो लिंकेज वहाँ पे नहीं होगी, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत होगी, हमारा ये थर्ड स्टेटमेंट ठीक होगा। ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने जैसे कि पढ़ा था कि जो हमारी एपिस्टेसिस होती है वो हमारी कौन सी इंटरेक्शन रहती है, वो होती है हमारी इंटरजेनिक। ठीक है। तो दूसरी हमारी इसके क्या हो सकता है, इसका अपोजिट, जैसे कि जो नॉर्मल पढ़ते हैं वो हमारा होता है इंटर एलिलिक इंटरेक्शन, यानी कि अलील्स के बीच में इंटरेक्शन, जैसे कि हमने कोडोमिनेंस पढ़ा था। ठीक है। कोडोमिनेंस में क्या हो रहा था कि दो अलील है, जैसे कि ए और बी थे हमारे ब्लड ग्रुप के टाइम पे, ये आपस में क्या कर रहे थे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक दूसरे के जो प्रोडक्ट होगा उसको इन्फ्लुएंस कर रहे थे और एक नया टाइप का ही फिनोटाइप प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि इन दोनों के आपस में इंटरेक्शन से ही फिनोटाइप डिसाइड हो रहा था। तो कोडोमिनेंस हमारा किसका एग्जाम्पल होगा, इंटर एलिलिक का। इसी तरीके से जो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होता है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, हमारा इंटर एलिलिक का। ठीक है। और अगर मैं इंटरजेनिक की बात करूँ या फिर नॉन एलिलिक की बात करूंगा तो वहां पे हमारा क्या होगा, एपिस्टेसिस। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि फॉलोइंग इज द हाइपोथेटिकल बायोकेमिकल पाथवे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पिगमेंटेशन ऑफ लीव्स, कि लीव्स के अंदर जो पिगमेंटेशन है उसके लिए एक पाथवे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, द पाथवे इज कंट्रोल्ड बाय टू इंडिपेंडेंट असोर्टिंग जीन ए एंड बी। एक हमारा यहाँ पे ए जीन है, एक हमारा बी जीन है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इस पाथवे को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिवेट कर रहे हैं। ये जो वाइट हमारा सबस्ट्रेट है, इस जो ए जीन होगा वो वाइट को येलो इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और बी वाला हमारा जो जीन है वो क्या कर रहा है, येलो इंटरमीडिएट को हमारे ग्रीन फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बताया हुआ है कि म्यूटेंट अलील, कि अगर हमारे यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव अलील हो जाता है, या फिर हमारा होमोजाइगस यहाँ पे बी वाला हो जाता है होमोजाइगस रिसेसिव, तो क्या होगा, कोड फॉर नॉन फंक्शनल प्रोटीन। नॉन फंक्शनल प्रोटीन का मतलब क्या होगा कि ये जो कन्वर्जन करवा रहा था वो कन्वर्जन नहीं हो पाएगा, या फिर अगर ये वाली कंडीशन होगी तो ये यहाँ पे इस कन्वर्जन को नहीं करवा पाएगा। ठीक है, ये जो पाथवे था अगर आपको याद है तो ये पाथवे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। किस में पढ़ा था हमने ये पाथवे, ये हमारा जो फर्स्ट एपिस्टेसिस का टाइप था वो था हमारा रिसेसिव एपिस्टेसिस, उसके अंदर हमने इसी पाथवे को स्टडी किया था। ठीक है, और रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर हमारी क्या रेशो आती थी, 9:3:4। लेकिन ये हमें पता है, लेकिन हम कभी भी ना अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए तो हम डायरेक्टली मतलब एक रट्टा मार के ये अगर ऑप्शन ये दिया हो तो बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करके आएंगे, पहले मतलब पहले से ही डिसाइड नहीं कर लेंगे कि हमारा यही आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारी ये रेशो आ रही थी ना वो हमारी कब आ रही थी, जब हम क्लासिकल डाई हाइब्रिड केस को ले रहे थे, यानी कि जब हम इन जीनोटाइप की अगर सेल्फिंग करवाएंगे तब हमारी ये रेशो आएगी। तो कई बार क्वेश्चन में क्या कर देते हैं कि ये जो जीनोटाइप है इनको चेंज कर देते हैं, तो ये जो हमारी रेशो आनी चाहिए थी ये रेशो ना आके कुछ और रेशो आएगी। तो हम इसको मतलब हमें याद रखना है कि ये रेशो आ रही है, लेकिन एक बार हमें क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से या फिर ऑप्शंस को भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पाथवे दे रखा है यहाँ पे, और हमें पता है कि ये रेशो आ रही है। तो आगे इन्होंने क्या दे रखा है, व्हाट इज द एक्सप्रेस्ड प्रोजनी आफ्टर सेल्फिंग ए प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल बी, सॉरी स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, इसकी सेल्फिंग करवा दी, जिसकी बात अब हम कर रहे थे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लासिकल जो डाई हाइब्रिड केस है वो हो जाता है। और इसके अंदर तो हमें पता ही है कि रेशो हमारी क्या आ रही है, 9:3:4। ठीक है, इसको हम 9:4:3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो हमें बताना है कि क्या रेशो आएगी हमारी और किस किस प्रोडक्ट की, मतलब ये कौन से फिनोटाइप का क्या नंबर रहेगा ये भी हमें बताना है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, अगर हम रेशो की बात करते हैं 9:4:3, तो ये ठीक हो सकता है। सेकंड है 9:4:3, ये भी ठीक हो सकता है। देन उसके बाद है 9:6:1, ये गलत है, ये तो नहीं आएगा, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। 9:7, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री का अभी हमने पढ़ा, तो ये भी हमारा नहीं आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में हमारा डाउट रहता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम जो जो जीनोटाइप हमारे जिस जिस रेशो के अंदर आएंगे पहले उनको लिखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर दोनों के दोनों हमारे डोमिनेंट है उनके पास एक, तो ये हमारा 9 नंबर रहेगा। ठीक है, ये हमारे 3, ये भी हमारा 3, और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के लिए हमारा नंबर 1 होगा यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें कि जब दोनों के दोनों डोमिनेंट रहेंगे, अगर दोनों के दोनों के पास एक डोमिनेंट लील रहेगा तो ये जो वाइट सबस्ट्रेट है हमारा इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो 9 हमारे क्या आएंगे, ये आएंगे हमारे ग्रीन। देन उसके बाद अगर हमारा जो ए वाला जीन है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हो, ठीक है, अगर यही हमारा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हो जाता है तो जो हमारा वाइट सबस्ट्रेट है वो येलो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और अगर यही कन्वर्ट नहीं होगा तो फर्दर आगे कुछ भी दिया हो उससे कोई मतलब नहीं रहता, ये हमारा वाइट सबस्ट्रेट ही रहेगा। तो यानी कि इसमें क्या आएगा हमारा वाइट। ठीक है, देन उसके बाद आगे है
कि अगर हमारा ए तो डोमिनेंट दे रखा है, ठीक है, लेकिन जो बी वाला है वो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, तो अगर ये वाइट सबस्ट्रेट तो हमारा येलो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन फर्दर ये ग्रीन प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, ये स्टेप हमारा कंप्लीट नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा कौन सा आएगा, येलो कलर। ठीक है। देन लास्ट कि अगर हमारे दोनों के दोनों ही रिसेसिव हो, तो अगर दोनों ही रिसेसिव है तो यानी कि ए भी रिसेसिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेप कंप्लीट नहीं होगा और हमारा वाइट प्रिकर्सर वैसे का वैसा ही रहेगा, तो कलर कौन सा आएगा यहाँ पे, वाइट। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या रेशो आएगा, 9 आएंगे हमारे कौन से, 9:3:4, या फिर यहाँ पे 9:4:3 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4:3। 9 हमारे आएंगे ग्रीन, 4 हमारे आएंगे वाइट और 3 हमारे आएंगे येलो। तो हमारा ए ऑप्शन 9 ग्रीन, 4 हमारे वाइट और 3 हमारे येलो, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, ये डायरेक्टली एपिस्टेसिस से तो रिलेट नहीं है, लेकिन उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं, ये हमारा नेट दिसंबर 2015 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें क्या है कि इन एन ऑर्गेनिज्म एक्सप्रेशन ऑफ जीन एक्स इज इंड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए हार्मोन, कि कोई हमारा एक्स जीन का प्रोडक्ट है, एक्स जीन है हमारा, ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, और इसकी जो एक्सप्रेशन है उसको इंड्यूस किया जा रहा है किसी हार्मोन की प्रेजेंस से। ठीक है। जेनेटिक एनालिसिस शो दैट हार्मोनल सिग्नल इज ट्रांसड्यूस्ड थ्रू द टू प्रोटीन लेट 1 एंड लेट 2। क्या है कि हमारा एक एक्स है और इसकी एक्सप्रेशन को इंड्यूस किया जा रहा है किसकी हेल्प से, हार्मोन की हेल्प से। ठीक है। और जो ये हार्मोन इसको इंड्यूस कर रहा है, ये किसके थ्रू इंड्यूस कर रहा है, हमने देखा कि ये लेट 1 एंड लेट 2 के थ्रू इंड्यूस कर रहा है। ठीक है। अब हमें नहीं पता कि लेट 1 हमारा पहले है या फिर लेट 2 हमारा बाद में है, या फिर ये किस तरीके से काम कर रहे हैं हमें नहीं पता अभी। ठीक है। देन उसके बाद एक मिनट, द एक्सप्रेशन ऑफ जीन एक्स was studied in lines over expressing the active let protein, knocking out of the let protein और combination of both। आगे स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि हमने जो ये लेट 1 लेट 2 है, इनको 1 बाय 1 क्या किया, इनको ओवर एक्सप्रेस भी किया, यानी कि एक बार हमने सिर्फ लेट 1 को ओवर एक्सप्रेस कर दिया, फिर हमने लेट 2 को ओवर एक्सप्रेस किया, फिर उसके बाद हमने दोनों को ही ओवर एक्सप्रेस कर दिया, या फिर हमने पहले एक बार लेट 1 को नॉकआउट कर दिया। नॉकआउट का मतलब कि इसके फंक्शन को हमने खत्म कर दिया, ठीक है, जो ये फंक्शन कर रहा था। ठीक है। फिर हमने लेट 2 के फंक्शन को नॉकआउट कर दिया, खत्म कर दिया, या फिर हमने दोनों के फंक्शन को खत्म कर दिया। ठीक है। और उसके बाद जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं, यानी कि जो हमारी एक्स की एक्सप्रेशन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, जो ये हमने नॉकआउट या फिर ओवर एक्सप्रेशन की है उसका एक्स जीन की एक्सप्रेशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हमने स्टडी किया। ठीक है। और उसको हमने एक टेबल के अंदर समराइज कर दिया। ठीक है। तो हमें बताना है कि जो ये पाथवे रहेगा वो किस टाइप से पाथवे रहेगा, और जो लेट 1 और लेट 2 है वो किस तरीके से इस पाथवे के अंदर काम करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद में रखनी है कि जो यहाँ पे ओवर एक्सप्रेशन के लिए बोल रहा है लेट 1 और लेट 2, ओवर एक्सप्रेशन का मतलब होगा कि जो मतलब पीछे से इसको एक्टिवेट कर रहे थे, हमने क्या किया कि इसके जो एक्टिवेट कर रहे थे उस सप्लाई को रोक दिया, एक्टिवेशन इसका नहीं होने दिया यहाँ पे, लेकिन हमने जो लेट 1 है इसको ओवर एक्सप्रेस कर दिया। दोबारा से समझो कि हमने जो लेट 1 है इसको, जो कोई हमारा जेड प्रोडक्ट है ये इसको एक्टिवेट कर रहा था। ठीक है। अब ये जितना बनेगा यानी कि उतना ज़्यादा एक्टिवेट होगा, लेकिन हमने क्या किया कि इसके एक्टिवेशन को ही हमने इनिबिट कर दिया, रोक दिया। लेकिन साथ में ही हमने क्या किया कि लेट 1 जो हमारा प्रोडक्ट प्रोटीन है या फिर जो जीन है इसको ओवर एक्सप्रेस कर दिया। अब ओवर एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसको इसकी एक्टिवेशन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने एक्सटर्नली उसको क्या कर दिया, ओवर एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है।
ये तो यहाँ पे इसको इनहिबिट कर रहा था, लेकिन हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, इसको एक्सटर्नली ओवर एक्सप्रेस कर दिया, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे इसकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलर यहाँ पे, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन के ऊपर टेबल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। टेबल में बताया है कि जब वाइल्ड टाइप है तो ये हमारी नॉर्मल एक्सप्रेशन है। ठीक है, कोई हार्मोन था, ये हमारा एक्स जीन है। तो नॉर्मल जब फंक्शन यानी कि लेट वन और लेट टू, ना हमने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, ना इसको ओवर एक्सप्रेस किया और ना ही हमने इसको नॉकआउट किया, तो जो हमारी एक्सप्रेशन है वाइल्ड टाइप, वो ये वाली हमारी एक्सप्रेशन आ रही है। देन उसके बाद जब हमने लेट वन को ओवर एक्सप्रेस कर दिया, अगर हम लेट वन को ओवर एक्सप्रेस कर देते हैं, अभी हमने बताया था जैसे कि अगर हम इसको ओवर एक्सप्रेस करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अब हमें नहीं पता कि लेट वन पहले आ रहा है या फिर लेट टू पहले आ रहा है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि लेट वन हमारा बाद में है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा दूसरे पाथवे भी है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, एक बार हम जनरल अजम्पशन बना लेते हैं कि हमारी टेबल के अकॉर्डिंग क्या हमारी अजम्पशन बन रही है, फिर उसके बाद हम ऑप्शन पे भी आते हैं। अब यहाँ से क्योंकि हमने दोनों ये जंक्शन ले रखी है, तो अगर हमने लेट वन की एक्सप्रेशन को बढ़ा दिया, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन रहेगी एक्स की, तो अगर हम लेट वन को इंक्रीज कर देते हैं तो लेट टू की एक्सप्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और हमारी एक्स की एक्सप्रेशन भी इंक्रीज होगी, तो यानी कि ये पाथवे हो सकता है। ठीक है, दूसरे पाथवे के अंदर क्या दे रखा है कि अगर हमने लेट वन की एक्सप्रेशन फिर से वही कि अगर हम इसको इंक्रीज कर दे तो हमारे एक्स की एक्सप्रेशन भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज ही होगी, तो यानी कि अभी हमें कोई एक आइडिया नहीं लग पाया है कि हमारा कौन से वाला पाथवे यहाँ से ठीक होगा। देन उसके बाद सिमिलर हमने लेट टू के लिए किया, लेट टू के लिए अगर हम एक्सप्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी एक्सप्रेशन भी इंक्रीज हो रही है, देखो ये यहाँ पे इंक्रीज हो रही है ना एक्सप्रेशन। ठीक है, तो वही सिमिलर चीज होगी कि यहाँ से भी हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा कि ये जो हमारे लेट वन और लेट टू है वे किस ऑर्डर में है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि लेट वन को नॉकआउट कर दिया, हमने अगर लेट वन को नॉकआउट कर दिया, ये चीज हमारी है ही नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर हमारा ये वाला पाथवे है, ये वाला ऑर्डर है, तो अगर लेट वन को हमने इनहिबिट या फिर नॉकआउट कर दिया तो लेट टू एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर ये एक्टिवेट नहीं होगा तो हमारी जो एक्स की एक्सप्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, ये हमारी डिक्रीज हो गई। ठीक है, या फिर खत्म ही हो जाएगी क्योंकि एक्टिवेशन के लिए है ही नहीं वहाँ पे कोई। ठीक है, और सिमिलर अगर मैं इसकी बात करूँ इस ऑर्डर की, तो भी यहाँ पे वही चीज़ हमारी होनी है कि अगर हमने लेट वन को नॉकआउट कर दिया तो चाहे हमारा लेट टू कितना भी इसको एक्टिवेट करे जाए, लेकिन ये इसको ही हमने अगर नॉकआउट कर दिया, यही हमारा इनहिबिट हो चुका है, तो हमारी जो एक्स की एक्सप्रेशन है वो कुछ भी नहीं होगी, वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी, नलिफाई हो जाएगी। ठीक है, खत्म हो जाएगी। तो अभी भी हमें इन चारों से कोई भी पर्टिकुलर ठीक से आइडिया नहीं लग रहा है कि हमारा क्या ऑर्डर हो सकता है। अब नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है कि हमने लेट वन को तो ओवर एक्सप्रेस कर दिया, इसको तो हमने ओवर एक्सप्रेस कर दिया, और लेट टू को हमने नॉकआउट कर दिया, इसको हमने खत्म कर दिया। अब क्या हुआ कि इसको हमने अगर ओवर एक्सप्रेस किया है तो वैसे क्या होना चाहिए था, इसकी एक्सप्रेशन भी इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन हमने इसी को क्या कर दिया, अब नॉकआउट कर दिया। अगर ये हमारा ऑर्डर रहेगा तो क्या होगा कि हमारे जो एक्स की एक्सप्रेशन है वो डिक्रीज होगी। वो क्यों होगी, क्योंकि हमने लेट टू को ही क्या कर दिया, नॉकआउट कर दिया, तो चाहे ये कितना भी इंक्रीज हो जाए, लेकिन ये तो यहाँ पे काम कर ही नहीं रहा, तो हमारी एक्स की एक्सप्रेशन क्या होगी, कम होगी, जो कि यहाँ पे हो भी रही है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ऑर्डर हो सकता है हमारा। अब दूसरी अजम्पशन भी लेके चलते हैं यहाँ पे कि अगर ये वाला ऑर्डर हो तो क्या रहेगा कि अगर हमने लेट वन को ओवर एक्सप्रेस कर दिया, अब हमने इसको ओवर एक्सप्रेस किया और लेट टू को हमने क्या कर रखा है, नॉकआउट कर रखा है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर ये नॉकआउट हो जाता है लेकिन हमने इसको ओवर एक्सप्रेस कर दिया, तो क्या होना चाहिए था कि हमारी एक्स की एक्सप्रेशन भी इंक्रीज होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने लेट वन जो कि हमारा बाद में ऑर्डर में आ रहा है, अगर यही हमारा ओवर एक्सप्रेस हो जाता है तो हमारे एक्स की एक्सप्रेशन भी इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ पे नहीं हो रहा, तो यानी कि ये वाला पाथवे तो यहाँ से हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर यानी कि हमारा ये पाथवे हो सकता है अभी भी, अभी हम ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। लास्ट के अंदर क्या दे रखा है कि अगर हमने लेट वन को नॉकआउट कर दिया, अब हमने क्या किया, लेट वन को नॉकआउट कर दिया, लेकिन हमने लेट टू को क्या करा,
ओवर एक्सप्रेस कर दिया, तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि ये अगर हमने नॉकआउट किया है और इसको हमने अगर ओवर एक्सप्रेस किया है, क्योंकि ये बाद में आ रहा है, तो अगर यही हमारा ओवर एक्सप्रेस हो गया तो हमारा एक्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगी इसकी एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो यानी कि यहाँ से तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारा ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है, हमारे हिसाब से क्या आ रहा है ऑर्डर, लेट वन, लेट टू, और यहाँ से हमारा एक्स। ठीक है, फर्स्ट के अंदर क्या दिया रखा है कि हमारा हार्मोन है और ये दोनों को एक्टिवेट कर रहा है सेपरेटली, लेट वन को और लेट टू को भी। ठीक है, और हमारी जीन की एक्सप्रेशन सेपरेटली इन दोनों के ऊपर डिपेंड हो रही है। ठीक है, बहुत कंबाइनली एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पे ये इसको। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि अगर हमारा लेट वन को अगर हम नॉकआउट कर दे, ठीक है, तो इसको जो हमारा एक्स है इसको एक्टिवेशन के लिए लेट टू यहाँ पे रहेगा, और अगर हम इसको नॉकआउट कर देंगे तो उसके बाद भी हमारे पास, अगर हम सिर्फ इसको नॉकआउट करते हैं तो भी हमारे पास ये वाला बचा रहेगा। ऐसे ही अगर ये वाला ऑर्डर हो तो ये चीज़ हमारी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर हमने लेट वन को ओवर एक्सप्रेस कर दिया, अगर हमने लेट वन को ओवर एक्सप्रेस किया, तो ये हमारा जो एक्स है इसकी एक्सप्रेशन इंक्रीज होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेट अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट देखूँ तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि लेट टू जो है हमारा, अगर हमने इसकी एक्सप्रेशन को इंक्रीज किया तो हमारा एक्स की जो एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज होनी चाहिए, ये भी स्टेटमेंट यहाँ के अकॉर्डिंग ठीक है। ठीक है, देन उसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने कि अगर हमने लेट वन को नॉकआउट कर दिया, अगर हमने लेट वन को नॉकआउट कर दिया तो जो हमारे रिजल्ट आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि जो हमारा एक्स है इसकी एक्सप्रेशन डिक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन इस पाथवे के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत होगी, यानी कि ये इसको फॉलो नहीं कर रही, क्योंकि इस पाथवे के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमारा लेट वन नॉकआउट हो जाता है, ठीक है, तो भी यहाँ पे इस एक्स को एक्टिवेट करने के लिए लेट टू हमारा रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्रेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए था इस पाथवे के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारे रिजल्ट ऐसे नहीं आ रहे, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन होगा ये यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, देन उसके बाद लेट वन, लेट टू और एक्स ये तो हमने निकाला ही था, हमारे अकॉर्डिंग ये तो ठीक है। बाकी ऑप्शन को देखते हैं, बाकी में क्या दिया हुआ है, लेट टू पहले दिया लेट वन बाद में, तो ये तो हमारा गलत था, ये हमने चेक किया था ना कि अगर हमारा लेट वन को हम ओवर एक्सप्रेस कर देते हैं, यहाँ पे अगर हमने इसको ओवर एक्सप्रेस किया तो ये हमारा इंक्रीज होना चाहिए था, इससे हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए था अगर हम इसको नॉकआउट भी कर रहे हैं। अगर ये हमारा ओवर एक्सप्रेस है तो ये इसकी भी जो हमारी एक्सप्रेशन है वो इंक्रीज होनी चाहिए थी इस पाथवे के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन ये हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो ये भी हमारा ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। देन उसके बाद दिया है कि लेट वन पहले दिया है, ठीक है, लेट टू उसके बाद दिया है, लेकिन ये यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये इनएक्टिवेट कर रहा है इसको, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इसको एक्टिवेट ही कर रहा था, क्योंकि अगर ये इसको अगर इनएक्टिवेट करेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि ये हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये डिक्रीज होगा तो ये क्या कर रहा है कि लेट टू इज ए रिप्रेसर ऑफ एक्स, तो हमारा ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीके, ठीक है, फोर्थ पाथवे क्या कर रहा है हमारा कि लेट टू जो है हमारा वो क्या है, रिप्रेसर की तरह काम कर रहा है, यानी कि अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, और अगर ये डिक्रीज होता है तो ये हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन हमारे रिजल्ट क्या रहे हैं कि अगर हम लेट टू को नॉकआउट कर देते हैं तो हमारी एक्सप्रेशन भी डिक्रीज हो गई, तो अगर हम इसको नॉकआउट करें तो वैसे इस पाथवे के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, ये इंक्रीज होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमारे रिजल्ट ऐसे नहीं आ रहे, तो ये पाथवे भी हमारा गलत है, तो हमारा ऑप्शन टू करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल पाथवे, कि हमारा एक एक्स सब्सटेंस है और एच जो हमारा अलील है वो क्या कर रहा है, इस एक्स को एच सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि अगर ये डोमिनेंट है तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ये हमारा रिसेसिव है तो ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। फर्दर क्या है कि अगर हमारा ए एलील आ जाता है तो ए फिनोटाइप बन जाएगा, और अगर बी आ जाता है तो बी फिनोटाइप आ जाएगा। ये हमारा जो ब्लड ग्रुप वाला केस था ना, ठीक है, उसी केस की यहाँ पे बात की हुई है, जैसे कि हमारा एच सब्सटेंस आया था ना, ठीक है, तो उसी केस की यहाँ पे बात की हुई है। आगे इन्होंने फर्दर क्या दे रखा है कि हमारा जो एच एलील है वो कन्वर्ट कर रहा है एक्स को एच सब्सटेंस के अंदर, बिल्कुल ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है।
और अगर हमारा एच अलील आ जाता है रिसेसिव वाला, तो जो एच एक्स सब्सटेंस है वो एच सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ये कन्वर्जन नहीं होगा, तो जो हमारा ब्लड ग्रुप रहेगा वो ओ रहेगा। ये भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है कि हमारा जो कैपिटल ए एलील है वो एच सब्सटेंस को ए फिनोटाइप के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और हमारा रिसेसिव ए है वो क्या कर रहा है, इसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे भी अगर ये हमारा फिनोटाइप जीनोटाइप रहेगा तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ रहेगा, ठीक है। और अगर बी एलील है तो वो क्या कर रहा है, एच सब्सटेंस को बी फिनोटाइप के अंदर, और अगर यहाँ पे भी हमारा रिसेसिव वाली कंडीशन हो जाएगी तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ ही रहेगा, ठीक है। अब कोई इंडिविजुअल है जिसका फिनोटाइप क्या दे रखा है, ए। अगर किसी इंडिविजुअल का फिनोटाइप ए आ रहा है, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप ए हो है, तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारा एच सब्सटेंस तो यहाँ पे बनेगा ही, ठीक है। यानी कि जो हमारे एच वाली जीनोटाइप होगा वो वहाँ पे एक कैपिटल तो हमारा अलील जरूर मिलेगा, ठीक है। तो एक हमारा इंडिविजुअल है जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए हो गया, तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि हमारा एक डोमिनेंट एच तो हमारा जरूर होगा यहाँ पे एलील, ठीक है। अब इसको क्या किया, क्रॉस कर रखा है किसके साथ, बी ब्लड ग्रुप वाले के साथ। अब अगर यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप भी आता है तो क्या रहेगा कि हमारा एक तो डोमिनेंट एच जरूर होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे डोमिनेंट एच नहीं होता, अगर एक भी डोमिनेंट एच नहीं होगा तो यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी, और इस कंडीशन में हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ओ, क्योंकि हम यहाँ पे एच सब्सटेंस ही नहीं बनेगा, तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होना चाहिए था, ठीक है। तो इन दोनों की क्रॉसिंग करवाई है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है कि जो प्रोजनी आई है उसका ब्लड ग्रुप दे रखा है इन्होंने, ओ ब्लड ग्रुप आया है, ठीक है। जो F1 है उसका जो ब्लड ग्रुप आया है वो ओ आया है, तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉस कैन लेड टू द अबोव ऑब्जर्वेशन। हमें बताना है कि जो ये हमने पेरेंट के लिखे हैं ना जीनोटाइप, तो कौन से वाला जीनोटाइप ठीक रहेगा। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट वाले केस की, तो इन्होंने बोला है कि एक का ब्लड ग्रुप ए है दूसरे का बी है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या दे रखा है हमारा, ये दिया हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव है, तो यानी कि इसका ब्लड ग्रुप तो ओ होना चाहिए था, लेकिन हमें क्या चाहिए, ए, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा हमें देखने की भी जरूरत नहीं है कि दूसरा बी पे यहाँ पे क्या दे रखा है। देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन, एक हमें ए चाहिए बी चाहिए, ए वाले के लिए उन्होंने क्या दे रखे हैं, हेट्रोजाइगस कंडीशन। हाँ ये ठीक हो सकता है, क्योंकि ये हमने अभी केस बनाया था ना कि हमारा एटलीस्ट एक तो एच होना ही चाहिए डोमिनेंट वाला, दूसरा भी हमारे कम से कम एक तो हमारा कैपिटल ए होना ही चाहिए, तो ये वाला हो सकता है। दूसरा हमारा क्या दे रखा है, ये है, और यहाँ पे ये वाली कंडीशन दी हुई है, तो इसका भी हमारा जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा आएगा, बी आएगा, तो ये यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब फर्दर इन्होंने क्या बोला है कि जो प्रोजनी है उसका ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, ओ। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एच की बात करता हूँ, क्योंकि ए वाले से तो हमारा यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप आएगा नहीं, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के लिए जो जीनोटाइप चाहिए था वो हमें डबल ओ चाहिए था, तो यहाँ से वो तो आएगा नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एच की बात करूँ तो क्या होगा, अगर मैं सिर्फ एच की बात करता हूँ तो हमारे हेट्रोजाइगस कंडीशन दे रखी है दोनों, तो हमारे जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट भी आ सकता है, हेट्रोजाइगस भी आ सकता है, और हमारा होमोजाइगस रिसेसिव भी आ सकता है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात कर रखी है कि कौन सा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमारा ये जीनोटाइप आ जाता है तो हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ओ आएगा। फिर फर्दर ए दे रखा है ब्लड ग्रुप या फिर बी दे रखा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन ठीक होगा। बाकी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर हमारा ए ब्लड ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। अब क्योंकि हमारा यहाँ पे जो एच के लिए कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, थर्ड ऑप्शन के अंदर ये कंडीशन है, तो यहाँ पे हमारा या तो ये जीनोटाइप हो सकता है या फिर ये, यानी कि यहाँ पे ओ तो इसकी वजह से तो हमारा ओ पॉसिबल है नहीं, ठीक है।
और फर्दर हमने बताया था कि जो ए वाले हमारे जीनोटाइप है वहां से भी हमारे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो हमें दोनों के दोनों ओ चाहिए थे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसके अंदर भी सिमिलर वही कंडीशन है। ठीक है, एक हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक हमारा हेटेरोजाइगस है, तो यहाँ से हमारा इसकी एच की वजह से तो हमारा ओ आने से रहा। ठीक है, और ए और बी से भी हमारा ओ ब्लड ग्रुप नहीं आएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है, तो हमारा ये ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इन्होंने एक हाइपोथेटिकल बायोकेमिकल पाथवे दे रखा है फॉर द आई कलर इन इंसेक्ट, कि आई कलर जो इंसेक्ट का रहेगा वो किस तरीके से बनेगा, कि हमारा एक एक्स सबस्ट्रेट है, कलरलेस है जो कि, और उसको एक कलरलेस इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और अगर हमारा यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हो जाती है तो फर्दर जो ये हमारा इंटरमीडिएट है ये ब्राउन पिगमेंट को नहीं बना पाएगा, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको इनिबिट कर देगा। सिमिलरली वाई के लिए भी दे रखा है कि वाई हमारा जो एक कलरलेस सबस्ट्रेट है वो हमारा इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्ट होना है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन हो जाती है तो ये भी यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, और अगर हमारे यहाँ पे डोमिनेंट एलील हो एक, तो ये क्या करेगा, इसको ब्राउन पिगमेंट में फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर दोनों के दोनों यहाँ पे डोमिनेंट एलील हो, एटलीस्ट एक हमारा डोमिनेंट एलील हो जाए दोनों के पास, तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो हमारा आएगा ऑरेंज ब्राउन आई कलर। ठीक है, अब इन्होंने क्या दे रखा है आगे, कि टू ऑटोसोमल रिसेसिव म्यूटेंट, रिसेसिव ए रिसेसिव बी आर आइडेंटिफाइड विच ब्लॉक द पाथवे एज शोन वो। बिल्कुल ठीक है, कि यहाँ पे जो हमारे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन रहेगी वो क्या कर रहे हैं, इस पाथवे को ब्लॉक कर रहे हैं सेपरेटली। ठीक है, कंसिडरिंग द म्यूटेंट आर नॉट लिंक्ड, बिल्कुल ठीक है कि इनके बीच में कोई लिंकेज नहीं है। व्हाट विल बी द फिनोटाइप ऑफ द F2 प्रोजनी, F2 प्रोजनी के लिए हमें फिनोटाइप बताना है, कि अगर हमने एक ये जीनोटाइप है और एक हो गया हमारा ये जीनोटाइप, यहाँ से हमने F1 जो हमारा जीनोटाइप आएगा वो ये आएगा, और हमने F2 के लिए बतानी है कि अगर हमने जो ये F1 वाला आया हमारा, इसकी अगर हमने सेल्फिंग करवा दी, ठीक है, क्रॉस मेड बिटवीन पेरेंट एंड द जीनोटाइप, पेरेंट ऑफ द जीनोटाइप, ये हमारे जो लिखे हुए हैं, एंड F1 प्रोजनी आर इंटरक्रॉस, तो अगर हमने इनकी सेल्फिंग करवा देते हैं, इंटरक्रॉस करवा देते हैं, तो हमारा क्या जीनोटाइपिक रेशियो रहेगा। अगर आपको याद हो तो ये हमारा मेंडल का एक जो डाई हाइब्रिड क्लासिकल हमारी जो कंडीशन रहती है वही आ गई, और इसके लिए हमने ऑलरेडी पता है हमें कि हमारा जो जीनोटाइप आएगा F2 के अंदर वो क्या आने हैं हमारे, ये हमारी कंडीशन आनी है। ठीक है, तो हम वन बाय वन इनके नंबर्स देखते हैं कितने कितने रहेंगे हमारे, और कौन कौन से जीनोटाइप या फिर सॉरी फिनोटाइप के रहेंगे। तो अगर हमारे दोनों के दोनों डोमिनेंट हो जाते हैं, तो अगर ये दोनों के दोनों डोमिनेंट ही हो गए, तो यानी कि यहाँ से जो हमारा एक्स सबस्ट्रेट है वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ब्राउन पिगमेंट बन जाएगा, और वाई से हमारा ऑरेंज, और दोनों मिलके आपस में ऑरेंज ब्राउन आई कलर बनाएंगे, तो ये हमारा कौन सा होगा, ऑरेंज ब्राउन आई कलर। फिर उसके बाद अगर हमारा ए रिसेसिव रह जाता है, अगर एज रिसेसिव रहेगा तो ये यहाँ पे इसको इनिबिट करेगा, तो यानी कि ब्राउन पिगमेंट बनेगा नहीं। बी अगर हमारा डोमिनेंट है तो यानी कि ऑरेंज कलर तो बन जाएगा, लेकिन क्योंकि ब्राउन पिगमेंट नहीं बन रहा तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, तो ये कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा हमारा, ब्राउन पिगमेंट सॉरी ऑरेंज पिगमेंट के ऊपर, तो ये हमारा आ जाता है ऑरेंज पिगमेंट या फिर ऑरेंज कलर। ठीक है, अब हमने इसको रिवर्स कर दिया कि हमारा जो बी वाला है वो तो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव है, और इसकी वजह से क्या होगा, इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, यानी कि ऑरेंज कलर भी नहीं आएगा। और ए वाला अगर हमारा डोमिनेंट है तो यहाँ से ब्राउन कलर आ जाएगा, तो ये हमारा कौन सा होगा, ब्राउन कलर, क्योंकि ब्राउन कलर के साथ ऑरेंज होना जरूरी था तभी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा था, क्योंकि ऑरेंज ही नहीं है तो ये यहाँ पे यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, तो ब्राउन कलर आएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या दिया हुआ है कि हम अगर हमारे दोनों के दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में हो तो ना तो ये सबस्टेट बनेगा ना ही ये बनेगा, तो ये हमारा जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है उसी के अंदर स्टॉप हो जाएगा, तो हमारा कौन सा आएगा यहाँ पे, कलरलेस। तो ऑप्शन को अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में ये दे रखा है 9 हमारे ऑरेंज ब्राउन, 3 हमारे ऑरेंज, 3 ब्राउन एंड 1 कलरलेस, तो हमारा वन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक ब्लैक लैब्राडोर है, होमोजाइगस फॉर द डोमिनेंट अलील, ये हो गया। एक हमारा ब्लैक कलर का लैब्राडोर है, ठीक है, और इसका हमें जीनोटाइप दिया हुआ है ये, ठीक है। इसकी हमने क्रॉस करवा दिया किसके साथ, येलो कलर के लैब्राडोर के साथ, और इसका भी हमें जीनोटाइप दे रखा है, वो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। अब हमने इनकी क्रॉसिंग करवाई तो हमारा जीनोटाइप क्या आना चाहिए यहाँ पे, यही आएगा, ठीक है। और फिर हमने इसकी दोबारा से इंटर क्रॉस करवा दिया, ठीक है। इसी के साथ हमने क्या करवा दिया, सॉरी, ये यहाँ पे आएगा हमारा स्मॉल बी, ये हो गया यहाँ पे स्मॉल बी, ठीक है, ये हमारा है। तो जब हमने इन दोनों को इंटरक्रॉस करवाया तो हमारी रेशो क्या आ रही है, 9:3:4, और ये हमारा किसका केस था, रिसेसिव एपिस्टेसिस का। ये रेशो हमें रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर मिली थी, ठीक है। तो हमें क्या बताना है कि ये हमारा किसका एग्जाम्पल है और क्या कंडीशन है वहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है, रिसेसिव एपिस्टेसिस, ठीक है। ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस ये हमारा गलत है, रिसेसिव एपिस्टेसिस ये भी ठीक हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री एपिस्टेसिस ये भी हमारा गलत है। तो यानी कि ये हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। अब इन दोनों में से हमें एक को एलिमिनेट करना है। तो फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, वेयर रिसेसिव एपिस्टेसिस, तो ठीक है। और आगे क्या दे रखा है कि वेयर ई अलील, जो हमारा रिसेसिव अलील है, ये क्या कर रहा है, एपिस्टेटिक है किन के ऊपर, हमारे दोनों के दोनों जो दूसरे जीन का पेयर है उनके ऊपर, यानी कि कैपिटल बी और स्मॉल बी के ऊपर। और रिसेसिव एपिस्टेसिस के अगर हम याद करें तो उसके अंदर यही होता था कि हमारा जो एक जीन का होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, वो दूसरे जो जीन है उसका जो भी जीनोटाइप हो उनको क्या करेगी, सप्रेस करेगी या फिर मास्क करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो हमारा ठीक रहता है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या लिख रखा है, वेयर रिसेसिव ई एलील एपिस्टेटिक टू द कैपिटल ई, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है उसके अंदर क्या दे रखा है कि हमारा जो रिसेसिव एलील है वो किसके ऊपर एपिस्टेटिक है, कैपिटल ई के ऊपर, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो हमारा एपिस्टेसिस होता है वो क्या रहता है, हमारा नॉन एलिलिक रहता है। और ये तो एक ही अलील क्या हो रहा है, एक ही जीन का जो एक अलील है वो दूसरे अलील के ऊपर स्प्रेस कर रहा है या फिर उसको मास्क कर रहा है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो ठीक स्टेटमेंट आएगी वो हमारा होगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर क्या दे रखा है, द फॉलोइंग इज द बायोकेमिकल पाथवे फॉर द पर्पल पिगमेंट प्रोडक्शन इन द फ्लावर ऑफ स्वीट पी। इसमें बताया हुआ है कि ये जो बायोकेमिकल पाथवे दे रखा है वो पर्पल पिगमेंट की फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। आगे इसमें बताया हुआ है कि रिसेसिव म्यूटेशन ऑफ एदर जीन ए और बी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइट फ्लावर। इसमें बताया है कि जो हमारा ए एलील है, अगर ये हमारा होमोजाइगस में हो जाए या फिर अगर हमारा बी भी हो जाता है, इनमें से कोई भी अगर हमारा होमोजाइगस में हो जाए तो हमारा जो फिनोटाइप रहेगा वो कैसा रहेगा, वाइट कलर का। अगर हम पाथवे को देखें तो ये हमारा स्टार्टिंग में क्या प्रिकर्सर कलरलेस है, और ए क्या कर रहा है, इसको एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट कर रहा है, वो भी कैसा है, हमारा कलरलेस ही है, ठीक है। फर्दर क्या है कि जो हमारा बी है वो इस इंटरमीडिएट को पर्पल के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। और ये वाली जो हमने कंडीशन देखी थी ये हमने किसके अंदर पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन के अंदर पढ़ा था, जिसके अंदर क्या था कि हमारे दोनों के दोनों जीन के पास एटलीस्ट एक हमारा डोमिनेंट होना जरूरी है फाइनल प्रोडक्ट के लिए। और अगर एक भी फाइनल हमारा एक भी जीन के पास हमारी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी यही बताया हुआ है। अब आगे क्या है कि एक क्रॉस इज मेड बिटवीन टू पेरेंट, जिनके जीनोटाइप दे रखे हैं, एक हमारा पेरेंट ये और दूसरा पेरेंट का जो जीनोटाइप है वो ये है, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो हमारी फिनोटिपिक रेशियो रहेगी वो क्या रहेगी। अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था ना कि हमें यहाँ तक पता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन है, और कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन की रेशो क्या रहती है हमारी, 9:7। लेकिन वो कब रहती है, वो रहती है हमारी क्लासिकल डाईहाइब्रिड रेशो, यानी कि हेट्रोजाइगस के जब हम इंटरक्रॉस करते हैं। अब यहाँ पे हमारा डाईहाइब्रिड नहीं है दोनों जगह, यहाँ पे तो हमारा डाईहाइब्रिड है लेकिन यहाँ पे डाईहाइब्रिड नहीं है, तो ये हमारी रेशो नहीं आएगी। वैसे ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो हमें बस ऑप्शन को देखते ही ये नहीं है कि ये हमारा ऑप्शन ठीक रहेगा, पहले हमें पूरे क्वेश्चन को रीड करना है, ठीक है।
क्या पता यही हमारी रेशो आ भी जाए, लेकिन फिर भी हमें एक बार यहाँ पे इसको क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारे जीनोटाइप सॉरी गैमेट बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? एक हो सकता है यहाँ पे हमारा, एक मिनट, एक हमारा गैमेट हो सकता है ये, दूसरा हमारा गैमेट ये बन सकता है, तीसरा ये, फोर्थ हमारा, चार टाइप के गैमेट पेरेंट वन यहाँ पे बना सकते हैं। पेरेंट टू को अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे सिंगल एक ही टाइप का हमारा गैमेट बना सकता है, वो होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वहाँ पे कौन कौन से हमारे पॉसिबल रहेंगे जीनोटाइप? यहाँ पे हो जाएगा हमारा होमोजाइगस दोनों के लिए, ये हो सकता है, ये, या फिर ये कंडीशन हमारी हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं इस जीनोटाइप के फिनोटाइप की बात करूँ तो क्या रहेगा? हमारा दोनों के दोनों पास क्या है यहाँ पे, हमारा डोमिनेंट एलील है, तो यानी कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, तो इसका कलर क्या आएगा? पर्पल। यहाँ पे एक के पास तो हमारा डोमिनेंट एलील है लेकिन दूसरे के पास नहीं है, तो हमारा कलर क्या रहेगा यहाँ पे? व्हाइट, क्योंकि ये दिया भी हुआ है कि अगर हमारा एक भी जीन के पास हमारी रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन हो जाती है तो व्हाइट कलर आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी व्हाइट कलर, यहाँ पे भी व्हाइट कलर। जो हमारी रेशो आएगी F1 के अंदर वो क्या आएगी हमारी? 3:1। 3 हमारे कौन से होंगे? व्हाइट, और एक हमारा क्या आएगा? पर्पल। ठीक है, तो हमारा 3 व्हाइट 1 पर्पल, ये ऑप्शन हमारा ठीक है। बाकी ऑप्शन हमारे। इसके बाद आता है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि इन स्पीसीज ऑफ ट्री सीड कलर इज डिटरमाइंड बाय द 4 इंडिपेंडेंटली असोर्टिंग जीन्स। कि कोई ट्री है और उस ट्री के अंदर जो सीड कलर है, उस सीड कलर को डिफाइन करने के लिए हमारे 4 इंडिपेंडेंटली असोर्टिंग जीन्स है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, द रिसेसिव अलील ऑफ ईच ऑफ दीज जीन्स ए बी सी प्रोड्यूस एबनॉर्मल एंजाइम दैट कैन नॉट कैटलाइज ए रिएक्शन इन द बायोसिंथेटिक पाथवे फॉर सीड पिगमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे ये जो जीन दे रखे हैं ये अगर होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में मिलते हैं तो जो इनका जो नॉर्मल फंक्शन होगा वे नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ये रिसेसिव कंडीशन है ये जो हमारा एंजाइम प्रोड्यूस करेगी वो एक एबनॉर्मल एंजाइम होगा जो कि नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, फर्दर आगे एक पाथवे दे रखा है इन्होंने। दिस पाथवे इज डायग्राम्ड एज फॉलो कि स्टार्टिंग के अंदर एक वाइट प्रिकर्सर है और जो हमारा ए जीन है वो क्या कर रहा है? इस वाइट प्रिकर्सर को येलो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। देन उसके बाद जो बी जीन है वो इस येलो प्रोडक्ट को ऑरेंज के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। देन जो सी है वो इस ऑरेंज को रेड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और डी जो है हमारा वो उसी ऑरेंज को, अगर हमारा डी कैपिटल डी रहता है तो वो क्या करेगा? उस ऑरेंज प्रोडक्ट को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर आगे क्या है कि व्हेन बोथ रेड एंड ब्लू पिगमेंट आर प्रेजेंट, यानी कि जब रेड और ब्लू अगर ये दोनों पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं तो क्या रहेगा? द सीड आर पर्पल। तो जो इनका फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कैसा आएगा? पर्पल। ठीक है, ये सब चीजें में बताई गई है। तो उसके बाद आगे इन्होंने पूछा है कि द सीड्स ट्रीज विद द जीनोटाइप, कि कोई जीनोटाइप है एक पेरेंट का, ये वाला। ठीक है, और दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप दिया हुआ है इन्होंने, इसी टाइप का है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो हमारा डी जीन है वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन के अंदर है। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया। तो हमारा फर्स्ट पेरेंट होता है हर एक जीन के लिए हेट्रोजाइगस, और जो दूसरा पेरेंट है वो बाकी सब के लिए हेट्रोजाइगस है लेकिन डी के लिए होमोजाइगस रिसेसिव है। ठीक है, अब इन्होंने ए के अंदर पूछा है कि व्हाट कलर आर द सीड इन दिस टू पेरेंटल जीनोटाइप, कि जो ये पेरेंटल जीनोटाइप है
इनका सीड कलर क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे सारे के सारे जो जीन है वो डोमिनेंट कंडीशन में है फर्स्ट पेरेंट के अंदर, तो इसका जो कलर आएगा सीड कलर वो क्या आएगा, क्योंकि ए यहाँ पे कैपिटल एलील है, डोमिनेंट एलील है, तो यानी कि ये येलो में कन्वर्ट कर देगा। बी के लिए भी यहाँ पे कैपिटल एलील है तो ये ऑरेंज में कन्वर्ट कर देगा, सी के लिए भी है तो ये रेड में भी कर देगा, और डी के लिए भी है तो इसीलिए ब्लू में भी कर देगा। तो हमने जैसे बताया था कि अगर दोनों के दोनों यहाँ पे रेड और ब्लू प्रेजेंट होते हैं तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो हमारा पर्पल कलर का आएगा। तो ये जो पेरेंट होगा इसका जो कलर आएगा वो आएगा पर्पल। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ए बी और सी जीन के लिए तो डोमिनेंट हो गया था, यानी कि येलो ही बन जाएगा प्रोडक्ट, और येलो से ऑरेंज भी हो जाएगा, और ऑरेंज से क्योंकि सी हमारा कैपिटल एलील है तो ये रेड तक तो पहुंच जाएगा। लेकिन डी हमारा कैसा है, होमोजाइगस रिसेसिव, तो हमारा ब्लू प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनेगा, और अगर ब्लू प्रोडक्ट नहीं बनता तो जो पर्पल फाइनल प्रोडक्ट होना चाहिए था वो भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड पेरेंट है उसका जो सीड कलर आएगा वो कैसा आएगा, रेड कलर का। ठीक है, देन उसके बाद बी सेक्शन में इन्होंने पूछा है व्हाट प्रपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द क्रॉस विल हैव वाइट सीड्स। अब इन्होंने पूछा है कि जो इनका प्रोजनी आएगी उसका कितना प्रपोर्शन हमारा वाइट कलर का रहेगा, यानी कि जो प्लांट आएंगे उसमें से कितने ऐसे प्लांट होंगे जिनका सीड कलर वाइट होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इसको पाथवे को दोबारा से ध्यान से देखें तो वाइट कलर कब हो सकता है, वाइट कलर तब होगा जब हमारा जो ए जीन है होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हेट्रोजाइगस में हो जाता है तो ये वाइट प्रिकर्सर को येलो के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो यानी कि वाइट प्रोडक्ट या फिर वाइट प्रिकर्सर रखने के लिए क्या होना चाहिए कि जो हमारा ए जीन है वो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि पेरेंट वन और पेरेंट टू का जो ए जीन के लिए हमारे जीनोटाइप दिए हुए हैं और इसमें से ऑफस्प्रिंग के अंदर हमारे होमोजाइगस रिसेसिव आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो वो हमारी 1/4 रहेगी। तो जो टोटल प्रोजनी आएगी उसमें से वाइट सीड कलर वाली प्रोजनी का क्या प्रोपोर्शन रहेगा, हमारा 1/4, क्योंकि अगर यहाँ पे ही हमारा होमोजाइगस रिसेसिव हो जाता है तो फर्दर आगे कोई भी हमारी जीनोटाइप हो उससे कोई फर्क नहीं रहेगा, वो हमारा वाइट सीड कलर ही रहेगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर हमारा ए जीन के लिए ये वाली कंडीशन है और बाकी के हमारे सब के सब डोमिनेंट है तो भी इसका जो सीड कलर रहेगा वो कैसा रहेगा, वाइट। क्यों, क्योंकि हमारा ए ही हमारा होमोजाइगस रिसेसिव में हो गया तो येलो प्रिकर्सर ही यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर आएगा 1/4। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीमेंटेशन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसके मैकेनिज्म के बारे में जानेंगे, और इससे रिलेटेड जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनको भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सोल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी तरीके के लाइफ साइंस से रिलेटेड लेक्चर्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।